जलवायु, हवामान या क्लाइमेट, इसको समझने के लिए जलवायु के जो एलिमेंट्स हैं, जिसे घटक या तत्व भी कहा जाता है, उसको समझना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला है तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, पवन, विंड, बादल यानी क्लाउड, तूफान, थंडरस्टॉर्म और सूर्य प्रकाश यानी सनशाइन। इसके अलावा और भी कुछ जलवायु के एलिमेंट्स हैं, जैसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, कोहरा या फॉग इत्यादि। तो ये सारे जो जलवायु के एलिमेंट्स हैं, इसका निरीक्षण और परीक्षण, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट 30 से 35 साल तक किया जाता है और उसके आधार पर ही निश्चित किया जाता है कि वो प्रदेश किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। जलवायु के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। क्लाइमेटिक जो एलिमेंट्स हैं, उसमें टेम्परेचर, ये जो एलिमेंट्स हैं वो बाकी एलिमेंट्स को प्रभावित करता है और पृथ्वी को ऊर्जा, प्रकाश या तापमान प्राप्त करने का एकमात्र सोर्स है सूर्य। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, यहाँ 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, यानी उसे हम इक्वेटर कहते हैं, यहाँ एकदम सीधी परपेंडिकुलर आती है और विषुवत रेखा के उत्तर की ओर ये जो 23.5 डिग्री की कर्क वृत्त की रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध या फिर टॉरॉइड जोन, यहाँ पृथ्वी के बाकी क्षेत्र की तुलना में सबसे ज़्यादा उष्णता प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। अगर हम यहाँ से फिर उत्तर की ओर जाएं या फिर उच्च अक्षांश की ओर 23.5 से 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, ये जो क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की किरणें जो आती है वो तिरछी आती है और इसी के कारण इसे कहा जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। तो टॉरॉइड जोन की तुलना में ये जो टेम्परेट जोन है, यानी समशीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ तापमान कम होता है। इसके बाद 66 डिग्री एंड हाफ जो लैटिट्यूड है, वहाँ से नॉर्थ पोल, यहाँ से नॉर्थ पोल, और वैसे ही दक्षिण में साउथ पोल। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिण में अंटार्कटिका और नॉर्थ में आर्कटिक सागर, ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी आती है और तापमान बहुत कम होता है, तो इसे कहते हैं शीतकटिबंध या फिर फ्रीजिड जोन। तो उच्च अक्षांश की ओर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, यानी 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, वहाँ से उच्च वैल्यू यानी 90 डिग्री जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, यानी उच्च अक्षांश की ओर जाते जाते तापमान कम कम होते आता है। जलवायु के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। तो भारत का कटिबंधीय विस्तार देखेंगे, ये विषुवत रेखा है इक्वेटर, इसके उत्तर में भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। यह है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिण में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें एकदम सीधी आती है और इसी के कारण पृथ्वी के बाकी क्षेत्र की तुलना में यहाँ उष्णता ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती है। तो भारत के दक्षिण में उष्णकटिबंध है और उत्तर में समशीतोष्ण कटिबंध है। तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा उष्णकटिबंध में आता है और इसी के कारण भारत उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। अब हम देखेंगे भारत में तापमान का वितरण। तो ये है कर्क रेखा 30.5 डिग्री की, जो भारत के बीचों बीच में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ऐसे 8 राज्यों से गुजरती है। इसके दक्षिण का जो सारा क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंध में आता है, यानी भारत का कर्क रेखा के नीचे का जो भी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। यानी दक्षिण की ओर हम जैसे जैसे जाएंगे तापमान बढ़ते जाएगा और उसकी तुलना में उत्तर की ओर तापमान कम कम होते जाता है। यानी एक प्रकार से भारत का तापमान जो है वो विषम स्वरूप का है। भारत के दक्षिण में जहाँ उष्णकटिबंध है, वहाँ गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है
और उत्तर में जहाँ पहाड़ी इलाका है, हिमालय का जो क्षेत्र है या फिर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी तापमान कम होता है और सर्दियों में तो -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होते आता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण ही वर्षा प्राप्त होती है। इन मानसून वर्षा की निर्मित के पीछे क्या कारण है वो हम देखेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु जब रहता है यानी समर रहता है, तब भारत के पंजाब का जो मैदानी क्षेत्र है और राजस्थान का थार डेजर्ट, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तापमान के कारण भारतीय उपखंड में कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर बेल्ट बनता है। उसी समय दक्षिण में हिंद महासागर में ज़्यादा वायुभार क्षेत्र यानी हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो जो नियम है उसके अनुरूप ज़्यादा दबाव क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर पवनें चलती है। तो दक्षिण गोलार्ध में इन व्यापारी पवनों की जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व रहती है, लेकिन जैसे ही विषुववृत्त रेखा को ये पार कर जाते हैं, इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो फेरेल का जो नियम है उसने बताया है कि कोरियोलिस शक्ति के कारण उत्तर गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर यानी राइट साइड में झुक जाती है और इसी के कारण इन पवनों की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, यानी नैऋत्य की ओर से ये पवनें बहने लगती हैं और इसी के कारण नैऋत्य मानसून हवाओं से भारत को वर्षा की प्राप्ति होती है। अब इस वर्षा का वितरण भारत में किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। तो ये है पश्चिम घाट और पूर्व की तरफ ये पूर्व घाट। ये जो दो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो एक तरह से नैऋत्य मानसून वर्षा के रास्ते में अवरोध पैदा करती है और अवरोध के कारण ही ये किनारी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा देती है। इसी प्रकार भारत के उत्तर पूर्वीय जो क्षेत्र है यहाँ भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर वर्षा की प्राप्ति होती है। तो पूर्व घाट और पश्चिम घाट को पार करते ही ये पवनें शुष्क हो जाती है और इसी के कारण यहाँ वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता है, यानी इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो अरावली पर्वत श्रेणी है जो इस तरह से विस्तारित है, इस पर्वत श्रेणी को भी ये पवनें एक तरह से समांतर बहती है और अड़ जाती है और इसी के कारण इसके पूर्वीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा देती है, लेकिन जैसे ही अरावली पर्वत पार कर जाती है तो ये शुष्क हो जाती है और इसी के कारण ये थार डेजर्ट बना है। तो ये है शिवालिक पर्वत श्रेणी, हिमालय के सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी। तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो है वो हिमालय पर्वत तक बहती जाती हैं। इसके बाद ये हवाएं हिमालय की शिवालिक तथा हिमाचल श्रेणी में पुनः पीछे मुड़कर हिंद महासागर की ओर बहती है और इसी के कारण प्रायद्वीप में कुछ भागों में पुनः वर्षा होती है। तो इसे कहा जाता है मानसून प्रत्यावर्तन। भारत में तापमान और वर्षा का वितरण हमने देखा। इसी पर आधारित भारत की जलवायु की क्या विशेषता है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहली विशेषता है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसून स्वरूप की है, यानी भारत में दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट जो मानसून पवनें हैं उसी से वर्षा की प्राप्ति होती है, जिसे हम नैऋत्य मानसून वर्षा भी कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि भारत यह उष्ण प्रदेश में आता है, क्योंकि कर्कवृत्त की रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण का जो सारा हिस्सा है वो भारत का उष्णकटिबंध में आता है। भारत का समावेश उष्णकटिबंधीय प्रदेश में होता है। तीसरी विशेषता है ऋतुएं। भारतीय जलवायु विज्ञान ने भारतीय ऋतुओं को 4 हिस्सों में विभाजित किया है। सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन, जो मार्च से जून तक चलता है। उत्तर भारत में जो गर्म पवनें चलती है उसे लू कहा जाता है।
दूसरा ऋतु है वर्षा काल यानी रेनी सीज़न, जो मध्य जून से मध्य सितंबर तक चलता है। तीसरा जो ऋतु है वो है प्रत्यावर्तन वर्षा का कालावधि यानी मानसून प्रत्यावर्तन जो ऋतु है, यहाँ जो शिवालिक पर्वतश्रेणी है इससे दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें टकराकर वापस दक्षिण में हिंद महासागर की ओर लौटती है, जो मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक का कालावधि है। चौथा सीज़न है शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम, या फिर हम बोलते हैं इसे विंटर सीज़न, जो मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक चलता है। जलवायु पर प्रभाव डालने वाले दो महत्वपूर्ण घटक हैं। उसमें सबसे पहला है हिंद महासागर। जब भारतीय महाद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर बेल्ट बनता है, उसी समय दक्षिण में हिंद महासागर में हाई प्रेशर बेल्ट यानी ज़्यादा वायुभार का क्षेत्र बनता है, और यही कारण है मानसून की निर्मिति का। दूसरा है हिमालय पर्वत। जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हिमालय को टकराती है, तब वो शिवालिक से टकराकर दक्षिण में हिंद महासागर की ओर लौटती है और भारतीय कुछ राज्यों में वर्षा देती है। अगली विशेषता है प्रादेशिक जलवायु में भिन्नता। इसमें अक्षांश रेखीय स्थानों में जो अंतर है उसमें भी तापमान का अंतर पाया जाता है। तो कर्कवृत्त की रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, उसके दक्षिण में है विषुवत रेखा, और इसके बीच का सारा जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में आता है। यहाँ तापमान उच्च स्वरूप का है, लेकिन कर्कवृत्त के उत्तर का जो सारा क्षेत्र है वह तापमान कम पाया जाता है, यानी तापमान में विषमता पाई जाती है। इसके बाद समुद्री सतह के सापेक्ष ऊंचाई में अंतर, ये दूसरी विशेषता है। जैसे जैसे हम समुद्र सतह से ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम कम होते जाता है। इसका एक उदाहरण है कि आगरा और दार्जिलिंग ये दोनों ही स्थल एक ही अक्षांश पर बसे हैं, लेकिन आगरा दार्जिलिंग की तुलना में समुद्री सतह से कम ऊंचाई पर है, इसलिए यह तापमान ज़्यादा है, लेकिन दार्जिलिंग उच्च ऊंचाई पर है, यानी ऊंचाई पर होने के कारण यह तापमान कम है। अंतिम विशेषता है जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं। इसमें सबसे पहले है अनियमित वर्षा। भारत में नियमित वर्षा का अभाव है। दूसरी आपदा है बाढ़ और सूखा। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बाढ़ की संभावना होती है, तथा जहाँ अवर्षण होता है वहाँ सूखा गिरता है। इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं का सामना भारत को करना पड़ता है। तीसरी जो आपदा है वो है चक्रवात। तो भारत में शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि ये दोनों ही वायु राशि का स्रोत होने के कारण यहाँ चक्रवात की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चक्रवात की निर्मिति के लिए उष्ण वायु राशि और शीत वायु राशि दोनों की ही ज़रूरत रहती है। इसी तरह से जल परिवर्तन के कारण ही भारत में बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है।